हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो पिछली क्लास में हमने, आप सभी को पता होगा, पिछली क्लास में हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी, जो हमारी एक नई सीरीज चल रही है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि था संसाधनों का विकास, वो हमने पूरा अपना खत्म कर लिया है। ठीक है। और 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ सकते हैं जाके। तो आज हमें, तो पिछली पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संसाधनों का विकास, संसाधन एवं विकास। हमने देखा था संसाधन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा हमने भू संसाधन को देखा। ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा था मृदा संसाधन को, कि मृदाएं अपनी कितनी कितनी प्रकार की होती हैं। देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि मृदाएं हमारे कितनी कितनी प्रकार की मृदाएं होती हैं। जलोढ़, पर्वतीय, लाल मिट्टी, काली, लेटेराइट और शुष्क मिट्टी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसके अलावा हमने मृदा अपरदन को देखा था कि किस तरीके से मृदा का अपरदन हो रहा है और उसे हमें, मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है, जो कि 10th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है। तो इसे शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से अपना जल हो गया, भूमि हो गई, उसके अलावा उसके अलावा वन भी एक पारिस्थितिकी संसाधन ही तो है ना। परिस्थिति का एक पारिस्थितिकी तंत्र का हमारे महत्वपूर्ण हिस्सा है वन। जिस तरीके से जल, भूमि, पर्वत इत्यादि इत्यादि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, उसी तरीके से वन भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब जो ये वन होते हैं ना, वन वन हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। और जलवायु स्थिर रखते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाने में वनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। लेकिन इनमें भी जिस तरीके से मृदा अपरदन और जल जल का अपने सॉरी मृदा अपरदन हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसी तरीके से वनों का भी ह्रास हो रहा है। किस तरीके से? क्योंकि हम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है? वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है। वनों के जो जीव जंतु हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर, हम सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं वाला देश है। ठीक है। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, भारत अपने आप पर अधिक जैव विविधता वाले देशों में से आता है। जैसे कि मैंने 9th क्लास की एक चैप्टर में बताया था आपको कि इसकी जैव विविधता लगभग विश्व की 8% है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन इतनी है लगभग। विश्व की कितनी है? 8%। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो भारत में लगभग 16,000 प्रजातियां, 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं लगभग। ठीक है। लेकिन जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो अगर जैव विविधता में गिरावट के मुख्य कारणों की बात की जाए तो वो है, सबसे पहला तो शहरीकरण, दूसरा है वनों की कटाई, वनों की अत्यधिक कटाई। ठीक है। यही वन हमें आज की क्लास में देखने हैं। तो क्या कह रहा है? हमारा जो भारत देश है वो जैव विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक क्या है? हिस्सा हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि वायु में हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है। ये जो वन है
ये हमारे पारिस्थितिक चैन में जो फूड चैन होती है तो उसमें ये फर्स्ट प्राइमरी उत्पादक होते हैं। बाकी हम सब, बाकी जो दूसरे जीव हैं ये मतलब कि उपभोक्ता हैं, है ना। हम सब इनके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है ना। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। देखो, 8% जनसंख्या और 16 लाख इसमें जो प्रजातियां हैं अपनी वो पाई जाती हैं, ठीक है। अ, एक सेकेंड। तो ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियां से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों को देख चुके हैं, ठीक है। ये सब ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की फूड चेन जो होती है उसमें प्राथमिक उत्पादक हैं। इसके लिए इस वजह से इनका संरक्षण करना अति आवश्यकता है। दूसरा, मैंने बताया कि वन ही है जो पर्यावरण संतुलन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, सबसे पहले तो जैव विविधता बनी रहती है, तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन हमें वनों से ही तो मिलते हैं, जैसे वायु हो गया, मृदा हो गया, जल, तो ये बने रहते हैं, ठीक है। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर लें तो हम कृषि में भी अपनी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ फोटोज दिखाई गई हैं, जैसे कि ये शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां हैं जो बांस की पौधे लगा रही हैं। क्या लगा रही हैं? ये बांस के पौधे। उसी तरीके से ये छोटे छोटे जंगली उत्पादों को ये जो आदिवासी महिलाएं हैं ये छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेच रही हैं। अब ये ऐसे ही कुछ महिलाएं हैं जो सूखी पत्तियों को एकत्रित कर रही हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ये वनों से ही तो हो पा रहा है ना। देखो, हम बात करेंगे वनों के प्रकारों के बारे में, शायद आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वनों के प्रकार। देखो, सबसे पहले हमें वनों के प्रकार में कौन सा पढ़ना है? उष्ण कटिबंधीय। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये वो क्षेत्र होगा जहाँ पे साल भर यानी कि मैक्सिमम दिनों में वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो ये होंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में किस लिए अधिक वर्षा होती है ये भी मैंने आपको बताया है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जाके। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। आते हुए मानसून से पश्चिमी घाट पे और आते हुए मानसून से ही पूर्वोत्तर भारत पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उसके अलावा अंडमान निकोबार पर भी अच्छी खासी वर्षा होती है, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगर मैं इनकी विशेषताओं की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? ये घने होते हैं, घने जंगल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। और इनके वनों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ना, वो आप देख लेना एक बार और अच्छे से जाके। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बता देती हूँ, जैसे कि महोगनी वृक्ष हो गया, ठीक है। इन्हें आप गूगल में सर्च करके देखना कि ये दिखते कैसे हैं। उसके अलावा रोजवुड हो गया, महोगनी, रोजवुड और आबनूस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और दूसरा मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि इसको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं। ये कैसी स्थिति है? सबसे अधिक मैं बात करूं भारत में किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कैसे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश साइड में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती साइड, पर्णपाती टाइप्स के वन पाए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं कि कुछ महीनों में क्या होता है, जो पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों से पेड़ जो होते हैं ना वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पतझड़। कहते नहीं ये पतझड़ आ गया, तो यही है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, बिहार, झारखंड का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है ना, तो ये सब तो मैंने इनकी क्या विशेषता बताई, ये अपने शुष्क मौसम में क्या करते हैं, ये अपने पेड़ों से पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया था सागौन का वृक्ष जो होता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है। ठीक है, उसके अलावा शीशम, है ना, उसके अलावा साल, ठीक है, साल का जो वृक्ष होता है वो भी इसमें आता है। अब तीसरा है मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय और शुष्क वन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय और शुष्क वन ऑब्वियस सी बात है राजस्थान में तो पाए ही जाएंगे, ठीक ना। इसके अलावा ये गुजरात और कहाँ, हरियाणा में भी देखने मिलते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंधीय वन में 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मैं बात करूं तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब तीसरा, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं अगर मैं, तो देवदार, देवदार का वृक्ष यहाँ पे मरुस्थली में पाया जाता है। उसके अलावा स्प्रूस, स्प्रूस का आप इसकी फोटो देखिएगा जाके। ठीक है, उसके अलावा चीड़, ये वन इधर पे पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा मैं बताऊंगी आपको क्या है, चौथा पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन। ठीक है, अगर इनकी क्षेत्र की मैं बात करूं तो पर्वत से क्या, हिमालय, तो हिमालय क्षेत्र लिख सकती हूँ ना, हिमालयी क्षेत्र में देखने मिलते हैं ये वाले, हिमालयी क्षेत्र। ठीक है ना, तो इनकी विशेषता क्या होती है कि ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार इन वृक्षों का जो प्रकार होता है ना, वृक्षों का प्रकार वो बदलता जाता है। इनके एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक, ये देवदार, स्प्रूस और चीड़ जो है ना, ये पर्वतीय वन के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसके क्या है, इसके इसके कीकट, एक वृक्ष का नाम सुना होगा आपने, कीकर, है ना, और बबूल तो आपने देखा ही होगा, तो वो मरुस्थलीय, नागफनी वगैरह, नागफनी देखने मिलता है ना। तो ये इसके इधर पे पर्वतीय वन के उदाहरण में आपको बताऊं, देवदार, चीड़ और स्प्रूस। ठीक है, देखे तो होंगे नहीं आपने, इसमें से कई सारे पेड़ होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, तो आपको गूगल करना है, उधर पे डालना है देवदार, मिल जाएगा, चीड़ डालो तो उसकी फोटो दिखेगी,
अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे। क्या है 1960 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की मतलब कि दोबारा मांग की। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपने बहुत बार पढ़ा होगा अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो ये लागू किया गया। इसमें क्या करना था, इसमें इसमें क्या बातें थी, इसमें वन्य जीवों के आवास के संरक्षण के बहुत अधिक प्रावधान किए गए थे। सारे भारत में रक्षित जनजातियों की सूची भी इसमें प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियां जो थी उनके बचाव पर और उनके शिकार प्रतिबंधन पर, मतलब शिकार नहीं किया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, उस पर अधिक ध्यान दिया गया। बाकी वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण करना था और जंगली जीवों के व्यापारों पर रोक लगानी थी आदि पर प्रबल जोर दिया गया था। ठीक है, तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए थे, जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की थी, जिनका गंभीर उद्देश्य जिनका मतलब कि उद्देश्य क्या था, बेसिकली उसमें गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणी थे उनका संरक्षण करना था। ठीक है, अब इन प्राणियों में एक सींग वाला गेंडा था जो कि कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके अलावा बाघ का संरक्षण करना था। कश्मीरी हिरण आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल कर लो। ठीक है, हंगुल हंगुल तो नहीं देखा होगा। और 3 प्रकार के मगरमच्छ भी थे, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ, घड़ियाल। घड़ियाल देखा है क्या? एशियाई शेर और अन्य प्राणी। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण सुना होगा आपने, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंधन लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। कौन कौन सी परियोजनाएं आई थी? तो बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, इन्वायरमेंट अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत भी तो उसमें ये सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बाघ परियोजना। देखो, तो मैंने बताया आपको क्योंकि वन जो है वो हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है, मैंने आपको बताया, इसलिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है क्योंकि यही पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वनों के संरक्षण के लिए ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। ठीक है, इसी इसी अधिनियम का एक हिस्सा है बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना में पढ़ना है कि ये बाघ जो है ये क्या है, एक जंगली जाति है। ठीक है, 1973 में हमने पाया था कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 55,000 से घटकर केवल 1827 रह गई है। ये बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, कितनी, 55,000 से घटकर 1827 ही रह गई थी। और क्यों रह गई थी? क्योंकि हमने बाघों को मारकर उनके व्यापार मतलब कि लोगों ने क्या किया था, बाघों को मारकर उनका क्या किया था, व्यापार किया था, उनको चोरी करी थी उनकी। और इसके कारण क्या हुआ था, और क्योंकि हमने शहरीकरण बहुत अधिक कर दिया है इसलिए उनके आवासीय स्थल भी क्या हो गए थे, सिकुड़ गए थे और उनको भोजन के लिए आवश्यक जनजातियां कम हो गई थी। ठीक है ना, तो यही सब चीजें क्या है, बाघों की जनसंख्या के घटने का प्रमुख कारण थे। ठीक है, बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों, सबसे ज्यादा बाघ जो है ना वो भारत में ही देखने को मिलते हैं। तो भारत और नेपाल क्या है, दुनिया की 2/3 बाघों का आवास प्रदान करता है। ठीक है, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। ठीक है, हम ही हैं जो मतलब कि ये बाघ परियोजना लेके आए हैं और हम इसको मतलब कि इनके गैर कानूनी व्यापार को रोकने में कदम उठा रही है सरकार। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। पेपर में ऐसे आ जाता है अरेंज करने को,
बाघ परियोजना हो गई, हाथी परियोजना हो गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया। इन सबको अरेंज करना है, कौन 1972 में आया, कोई 1992 में आया, कौन 1973 में आया, तो इनको कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सन वन सारे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये एक सींग वाला गैंडा मैंने बताया ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम में है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये हिरण, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, इन बाघ योजनाओं का, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, बड़े आकार में जैव विविधता को बचाना। उत्तराखंड में क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव वसु विहार। मैं एक अलग से भी क्लास लेके आऊंगी सारे बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व्स की, उसमें हम ये सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। असम का मानस, काजीरंगा, केरल में पेरियार है, ठीक है। तो आजकल संरक्षण संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, ठीक। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी, ठीक है। अब बताना है वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। हम वन्य जीवों का वन्य और वन्य जीवों के संसाधनों का वितरण करेंगे अब, मतलब इसके प्रकार और उनके वितरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है, या वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। क्या किया गया, वनों को और जीव संसाधनों को क्या किया गया, सरकार ने अपने आरक्षण में ले लिया। अपने आरक्षण में नहीं लिया तो अपने आरक्षण के जो प्रबंधन है उनके आरक्षण में ले लिया, ठीक है। कितने प्रकार के वन हो सकते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन क्या होते हैं, जिनको मतलब कि सरकार ने अपने अंतर्गत उसको आरक्षित कर लिया है, ठीक है। जैसे कि टाइगर रिजर्व्स वगैरह हो गए ना, उन्हें हम आरक्षित वन बोलेंगे। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। वहीं रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, ठीक है, कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित है, ठीक है। ऐसा ही अवर्गीकृत वन क्या है, अन्य सभी प्रकार के वन जो बच गए, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। देखो, आरक्षित और रक्षित वन कैसे क्षेत्र होते हैं, जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक, देखो सबसे ज्यादा अगर वन पूछे जाएं तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। इसमें कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का भी 75% है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात रक्षित वनों का है, ठीक है। महाराष्ट्र में तो पाए जाते हैं, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा अनुपात है इन आरक्षित वनों का। और आरक्षित वनों का इनमें बड़ा अनुपात है। और रक्षित वनों का कहाँ कहाँ है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं, रक्षित वन। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। कहाँ पे, गुजरात वगैरह में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, जो कि स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में आते हैं। अब समुदाय और वन संरक्षण, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं,
के कारण क्या हो रहा है, उनका विनाश हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उनका विनाश, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो इसके लिए अब हमको कुछ कदम भी उठाना पड़ेगा, है ना। लेकिन वनों की कटाई से, विनाश से क्या प्रभाव पड़े? सबसे पहले तो अधिक, मतलब कि इनके जो हमारा कृषि विस्तार था ना, वो बढ़ गया है, क्योंकि वनों की कटाई हमने बहुत कर डाली। ठीक है, और शहरीकरण बढ़ गया। शहरीकरण बढ़ गया क्यों? क्योंकि आबादी भी बढ़ी, तो वनों की कटाई करी, इसके कारण शहरीकरण बढ़ गया। ठीक है, और अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो घर भी बनेंगे, जनसंख्या को रहने के लिए घर भी तो चाहिए, जिसके कारण ईंट, लकड़ी, इन सब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमने वनों को काट दिया। तो ये सब कारण थे जिनके 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 द्वारा वनों की कटाई की गई, और यही अब प्रभाव क्या पड़े, तो जैव विविधता में कमी आई सबसे पहले तो। ठीक है, अब जब वनों की कटाई होती है ना, तो वो वन जो होते हैं ना, पानी रोकने के लिए हमारे सबसे उपयुक्त संसाधन माने जाते हैं। जैसे मैंग्रोव वन जो है, वो सुनामी से वनों की सुनामी से तटरक्षों की तट तट रेखाओं की, मतलब तटों की रक्षा करते हैं एक तरीके से। अब हम उन्हीं को काट देंगे तो ये बाढ़ों की आशंका बहुत बनी रहती है, मतलब बाढ़ आ जाती है जगह जगह। जहाँ वन नहीं होंगे वहां बाढ़ तो आएगी ना। ठीक है, अ, देखो अब आगे पढ़ेंगे। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इससे अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत में हमारे वनों में हमारी कुछ मानव प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिससे हम अनजान रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हैं? क्योंकि इससे ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की, इसी कारण से इनकी दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। देखो, सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक है, नहीं कर रहे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राजस्थान के अलवर जिलों में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी थी। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं, सेंचुरी, ये सेंचुरी क्या है, शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोगों की घुसपैठ, यहाँ बाहरी लोगों की घुसपैठ से इसको बचाते हैं। ठीक है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। ठीक है, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। सबको पता है कि हम शुरुआत से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इसका आधार क्या है? हमें प्रकृति के हर रूप को बचाना है, चाहे वो जल हो, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो वायु हो। हमें हर चीज से प्रकृति की रक्षा करनी है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट देवी देवताओं का वन कहते हैं। वनों के इन भागों में, या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते, ना कि किसी और को छेड़छाड़ करने देते। ना तो वो खुद ना तो स्थानीय लोग खुद जाते और ना किसी बाहरी को उनसे छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से कुछ वन क्षेत्र हैं, कुछ पेड़ हैं, जो आज भी उनका संरक्षण उसी तरीके से होता आ रहा है। ठीक है, इनका कारण इनकी मान्यताएं, पेड़ों की पूजा आदि करना है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। ये जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? महुआ और कदम की। ठीक है, अब इनकी पूजा करेंगी तो जाहिर सी बात है, इनका संरक्षण तो उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक,
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हममें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। ये सब हिंदू मान्यता में ऐसा है ना कि हमें पेड़ों, प्रकृति की भरपूर सेवा करनी है, हमें उनका संरक्षण करना है, ठीक है ना। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारी इन सब मान्यताओं के चलते लाखों करोड़ों सालों से प्रकृति का संरक्षण बेहतर तरीके से होता आया है। लेकिन वर्तमान में या पिछले कुछ दशकों में हमने प्रकृति का बहुत अधिक दोहन किया है, हमने पर्यावरण का बहुत अधिक दोहन किया है, हमने वनों का बहुत अधिक दोहन किया है, जिसके कुछ निगेटिव परिणाम हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, उन्हीं परिणामों को देखते हुए हमने कुछ नियम बनाए और उन्हीं नियमों पे चलकर हमको पर्यावरण का, वनों का संरक्षण करना है। सभी को पेड़ लगाने हैं और इस बारे में सभी को बताना भी है। ठीक है, अब क्या लिखा है, हिमालय में जो चिपको आंदोलन हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब नहीं रहा, परंतु यह अभी भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। कमेंट में आप सब थोड़ा थोड़ा लिखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। ठीक है, जब हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, जिसमें हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके गेहूं का लगभग 3 से 4 गुना हमने ज़्यादा प्राप्त किया था, गेहूं और चावल का। लेकिन हमें इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिले थे हरित क्रांति में। तो वही इधर पे कह रहा है कि हमने ना ये टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन था, उसने ये साबित कर दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। कब हुई थी? 1988 में इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हैं ये आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, और दूसरा ये आपके प्रीलिम्स में उतना फिर भी नहीं हेल्प करेंगी, लेकिन आपके मेंस में बहुत हेल्प करती हैं। क्या? एनसीईआरटी। तो ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है और इन्हें समझना। ठीक है, देखो ये हो गया, हम अब आगे पढ़ेंगे। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से हमें सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी भी देर है। इसमें क्या कह रहा है कि भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से हमको ये सीख मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय है ना, वहाँ उनको हर जगह प्राकृतिक संसाधन में शामिल करना चाहिए, परंतु जो फैसले लेने की प्रक्रिया है ना, उसमें अभी हमको इसमें मुख्य भूमिका में आने में अभी टाइम है, अभी उनको
अतः वे ही विकास क्रियाएं मान होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल हो। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? पूरी क्लास में हमने वन्य एवं वन्य जीव संसाधन को खत्म किया। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम वनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से वन हमारी जैव विविधता को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, बनाए रखने के लिए, और हम इनका संरक्षण करें और वनों की कटाई रोकें। ये सब चीज़ें हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। ठीक है, इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो शायद है जल संसाधन, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।